नमस्कार कोहिनूरों, मैं सुनील कुमावत फ्यूचर व्हील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। लास्ट टाइम अपना एक सेपरेट बैच चल रहा था जिसमें हम 10th क्लास एसएसटी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और 10th क्लास एनसीईआरटी के एसएसटी के जो 4 पार्ट है उसमें सबसे पहले अपन ले रहे होंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री की। उसके बाद में हम कवर करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जी हाँ, अपन यहाँ पर जो है मेरे द्वारा एसएसटी का कंप्लीटली आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, आपको हमारी एक प्लेलिस्ट सेपरेट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर आप कंटिन्यू ये बैच जो है इनकी क्लासेस आप ले सकते हो। ये अपना पहला टॉपिक है एसएसटी। ठीक है, एसएसटी का पहला टॉपिक इतिहास का वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और बच्चों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और ये पूरा चैप्टर जो है ये काफ़ी हार्ड होता है और 10th क्लास के बच्चे जो है हमेशा ये बोलते हैं कि ये याद नहीं होता या बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस चैप्टर को याद करने में। तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, मैं इसको कवर कर दूंगा। और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में पहला जो टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का निर्माण का विचार। फ्रांसीसी क्रांति किसकी बात करेंगे यहाँ पर अपन? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के निर्माण का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के निर्माण का विचार। उसके बाद में अपन सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। नेक्स्ट क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग। और उसके बाद में अपन देखेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण यानी कि जर्मनी इटली का निर्माण। और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। और लास्ट में अपन बात कर रहे होंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। क्या? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, आगे ध्यान देना आप। यहां पर जो है यहां पर अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। किसकी बात कर रहे होंगे? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है ध्यान देना, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहां पर हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789। कहां पर? फ्रांसीसी क्रांति 1789। और फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस जो है, ठीक है, में ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम है कि जो मैप का आइडिया कम हो, जो ये कहते हैं कि फ्रांस कहां पर है, तो फ्रांस कौन से महाद्वीप का देश है? ठीक है, फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट का है? यूरोप का। कौन से कॉन्टिनेंट का है? यूरोप का। ठीक है, ये याद रखना। और फ्रांस यूरोप महाद्वीप का। तो यहाँ पर क्या हो रही है? निरंकुश शासन के खिलाफ। यहाँ पर क्या हुआ था? निरंकुश शासन के खिलाफ जो है एक क्रांति हुई थी। निरंकुश शासन के खिलाफ यहाँ पर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए। और तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो है वो कहां पर हो रही है? फ्रांसीसी क्रांति में हो रही है। और इसकी घोषणा फ्रांसीसी क्रांति में घोषणा की गई कि लोगों के द्वारा राष्ट्र का क्या किया जाए? गठन किया जाए। लोगों के द्वारा राष्ट्र का क्या किया जाए? गठन। तो यहां से आप याद रखना, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे एनसीईआरटी की क्लास ले रहे हो, चाहे 10th क्लास जिन बच्चों को एसएसटी, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम वाले हो वो बच्चे, तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? तो यहां से क्वेश्चन आएगा। और फ्रांसीसी क्रांति कहां पर हुई थी? फ्रांस में। और पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की कहां पर हो रही है? फ्रांस में। ये दोनों मस्ट है, दोनों ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे फ्रांस ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये टॉपिक ले रहे हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं कि फ्रांस ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर जो है एक निरंकुश राजा का शासन था। किसका आधिपत्य था? किसका शासन था? निरंकुश राजा का। ठीक है, फ्रांस की क्रांति फिर क्या हो गई? फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई भाई साहब? 1789। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? फ्रांस में राजनीतिक, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में राजनीतिक, फ्रांस में क्या? राजनीतिक, ठीक है, फ्रांस में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभु सत्ता जो है, ठीक है, वो राजतंत्र से, किधर? राजतंत्र से फ्रांसीसी नागरिक समूह। ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा हुआ है फ्रांसीसी नागरिक समूह है। तो फ्रांसीसी नागरिक समूह का मतलब अभी के लिए लोकतंत्र मान लो कि भाई कोई सत्ता जो है वो राजतंत्र से, कहां से?
राजतंत्र से यदि कोई सत्ता फ्रांसीसी नागरिक समूह तक आ रही है तो इसका मतलब है कि वह जो पहले सत्ता किसके पास थी। भाई यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फ्रांस ऐसा राज्य था जो संपूर्ण भूभाग पर, फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर किसका शासन था, निरंकुश राजा का। किसका, निरंकुश राजा का है। परंतु उसके बाद में क्या हो गई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। अब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सीधी सी बात है, यहां पर जो है मान लो पहले सत्ता ए व्यक्ति के पास में थी। किसके पास में थी, ए व्यक्ति के पास में। और ए व्यक्ति कौन है, निरंकुश शासक। भाई साहब ए व्यक्ति कौन है, निरंकुश शासक है। ठीक है, अब क्या हुई फ्रांस में, ये कहां की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। अब निरंकुश शासक के पास में शक्ति है। अब शक्ति जो है इसके पास से शक्ति किन के पास में आ गई, लोगों के पास में। किसके पास में आ गई, लोगों के पास में आ गई। यहां पर कहा जा रहा है कि राजतंत्र से, किससे, राजतंत्र से फ्रांसीसी नागरिक समूहों के पास में आ गई। अब जब कोई शक्ति जो है वह निरंकुश शासक यानी कि राजतंत्र, अब निरंकुश शासक को क्या बोलेंगे अपन, राजतंत्र। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राजतंत्र। जानते हो ना राजतंत्र में कौन सा, कैसे शासक होते हैं, निरंकुश शासक। कैसे शासक होते हैं, निरंकुश शासक। तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, राजतंत्र। क्या कहते हैं, राजतंत्र। और जहां जनता का शासन होता है उसे क्या कहा जाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र। जनतंत्र या लोकतंत्र। तो अब ध्यान देना, निरंकुश शासक है, ठीक है, निरंकुश शासक, और उसके बाद में क्या आया, राजतंत्र। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हो गई और सत्ता किसके पास में आ गई, लोगों के पास में। किसके पास में आ गई, लोगों के पास में आ गई। तो एक बात बताइए, तो वहां पर जो है राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव होंगे कि नहीं होंगे। दिख रहा है यहां पर कि राजनीतिक बदलाव कौन से, लोगों को अब अधिकार मिलने लग जाएगा। जनता को कौन से अधिकार मिलेंगे, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। संवैधानिक बदलाव यानी कि वहां पर संविधान बनाया जाएगा, नए नियम कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान देना। अपन बात कर रहे हैं फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर क्या था, निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फिर क्या हुई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई भाई साहब। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ कि फ्रांस में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। कौन कौन से बदलाव हुए, राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभु सत्ता, यहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रभु सत्ता। और प्रभु सत्ता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना। प्रभु सत्ता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, प्रभु सत्ता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु सत्ता फ्रांसीसी क्रांति से पहले, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए है कि जब निरंकुश शासन था फ्रांस में, निरंकुश शासन था फ्रांस में, तो प्रभु सत्ता किसके पास में थी। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, राजा के पास में या लोगों के पास में। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति हुई और सत्ता किसके पास में आई, लोगों के पास में। तो इसमें आपको यह बताना है कि इस समय प्रभु सत्ता किसके पास आई, लोगों के पास में आई या फिर राजा के पास में आई। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका जवाब आप जरूर देना। तो प्रभु सत्ता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। और अब सर्वोच्च शक्ति फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसके पास आ गई, लोगों के पास में आ गई। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, अब फ्रांसीसी क्रांतिकारी और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की मांग क्या थी, राष्ट्रवाद। देखो सबसे पहले अपन एक यहां पर एक टॉपिक जो ये बार बार परेशान कर रहा होगा, कई बार क्या होता है, एक तो होता है राष्ट्र। क्या होता है, राष्ट्र। तीन कंसेप्ट देखे जाते हैं। ठीक है, तीन कंसेप्ट आता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, और भाई साहब राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो ध्यान देना, राज्य, राष्ट्र या राष्ट्रवाद, तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजी है। चैप्टर पढ़ने से पहले इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो क्या है, राज्य, एक है राष्ट्र, और एक क्या है, राष्ट्रवाद। मेरे प्यारे बच्चों, एसएसटी या सामाजिक को याद करना है मेरी क्लास के साथ, तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, वर्षों तक आपको एसएसटी कभी भूलोगे नहीं आप। और चाहे आज की बात करें, ठीक है, मैं मेरे छोटे कोहिनूरों के लिए बोल रहा हूं कि एसएसटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम दो, चाहे वनडे टाइप का कोई एग्जाम दो, यानी कि छोटे एग्जाम एसएससी वगैरह के, तो जीके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या जीके की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मेरे बड़े कोहिनूर तो खैर इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो वो तो एनसीईआरटी का महत्व समझ रहे हैं। पर जो 10th क्लास में अभी जो बच्चे हैं और वो ये क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो राज्य क्या होता है।
क्या राज्य क्या होता है। तो राज्य, आप किसी को राज्य कैसे बोलोगे, तो ध्यान देना, राज्य को राज्य बोलने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले भूभाग। एक बात बताओ, भूभाग नहीं होगा तो क्या हम किसी को राज्य बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं ना। उसके बाद में यदि राज्य जनसंख्या नहीं होगी, क्या जनसंख्या नहीं होगी, तो हम राज्य, किसी को राज्य थोड़ी ना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब भूभाग, जनसंख्या, ठीक है, और क्या चाहिए, सरकार। क्या चाहिए भाई साहब, सरकार। यानी कि राज्य तब बोलेंगे अपन जब वहां पर क्या होगी, सरकार होगी, या फिर, और यहां पर क्या चाहिए, एक संप्रभुता। क्या, संप्रभुता। अभी संप्रभुता का मतलब, सोवरेनिटी का मतलब मैं बता चुका हूं, क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। तो ये चार चीजें जिस भी देश के पास में है उसे हम क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राज्य। तो याद रखना, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी कि कोई देश बाहरी या उस देश में आंतरिक समस्याएं जो होती है, यानी कोई देश जो है बाहरी और आंतरिक रूप से क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे अपन, संप्रभुता। ठीक है, तो ध्यान देना, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब राष्ट्र किसे कहेंगे, ध्यान देना, कई बार क्या होता है, राज्य तो बन जाता है, क्या, राज्य बन जाता है, परंतु लोग जो है, लोग क्या करते हैं, उनको सरकार पसंद नहीं आती, सरकार निरंकुश होती है, या सरकार के पास में संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति नहीं होती, संप्रभुता नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में हम राज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि राज्य के लिए क्या जरूरी है, क्या, तो मान लो किसी के पास में भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार है, संप्रभुता है, परंतु फिर भी हम राष्ट्र नहीं बोल सकते। राष्ट्र कैसे बोलेंगे, राष्ट्र हम तब बोलेंगे कि वहां की जो जनता है, वहां की जनता है, वो उस भूभाग को, ठीक, उस भूभाग को पसंद करेगी, वहां की जनसंख्या को उसमें हम की भावना होगी, सरकार को पसंद कर रही होगी, यानी कि सरकार का समर्थन करेगी, या संप्रभुता में विश्वास करेगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्र। तो ध्यान देना, हम की भावना, तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता में, जनता में क्या होगी, जनता में यदि हम की भावना होगी, कौन सी भावना, हम की भावना। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे भारत राष्ट्र कैसे है, ठीक है, तो भारत को हम राष्ट्र क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना, चाहे हम कहीं भी जाए, नागालैंड जाए, मणिपुर जाए, यानी कि चाहे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जाए, चाहे भारत के उत्तरी प्रांतों में जाए, उत्तरी राज्यों में जाए, चाहे दक्षिण राज्यों में जाए, हम वहां ये फील करते हैं कि ये भारत है, ये हमारा भूभाग है। क्या फील करते हैं, हमारा भूभाग है, यानी कि कौन सी भावना आ गई हमें, हम की भावना। हमारी सरकार है, हमारी सरकार के प्रति हम क्या कहते हैं कि भारत सरकार हमारी सरकार है, क्या बोलेंगे, हमारी सरकार है, तो सरकार के प्रति हम की भावना है। जनसंख्या, हमारे लोगों में, मान लो आपको अमेरिका में एक भारतीय मिल रहा है, वो कहता है कि मैं तो भारत में जो है महाराष्ट्र से हूं, तो आप उससे बातचीत करोगे, क्यों, आप में एक अपनापन होगा, उसको, उससे बातचीत करके क्या होगा, आप में अपनापन होगा। तो यानी कि जनसंख्या के प्रति भी हमारी क्या है, हम की भावना, इसलिए हम भारत को क्या बोल सकते हैं, राष्ट्र। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र बोल सकते हैं। तो बहुत इजी है, कई बार ये ऐसे चीजें परेशान करती है, ठीक है, कई बार ऐसी चीजें परेशान करती है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र, राज्य है, ठीक है, आगे तक आपको परेशान करेगी। तो ध्यान देना, अब नहीं करेगी आपको परेशान, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने समझ चुके हैं कि राज्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि यदि जो राज्य के जो तत्व है, ये चार राज्य निर्माण के जो तत्व थे, ठीक है, उनमें यदि जनता में कौन सी भावना होगी, हम की भावना होगी, तो उसे हम क्या बोल रहे होंगे, राष्ट्रवाद। क्या बोल रहे होंगे, राष्ट्र, सॉरी, उससे क्या बोल रहे होंगे हम, राष्ट्र बोल रहे होंगे। और यदि, ध्यान देना, हम की भावना होगी, इसे हम राष्ट्र बोलेंगे। और हम की भावना का जो समर्थन करेगा, क्या करेगा, समर्थन, या इस सिद्धांत में जो विश्वास जताएगा, इसमें जो विश्वास रखेगा, उसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। क्या बोल रहे होंगे, उसे हम राष्ट्रवाद बोलेंगे। ध्यान देना, क्या बोलेंगे भाई साहब, राष्ट्रवाद। तो देखो आ गया। और ऐसे लोग जो हम की भावना में विश्वास करते हैं, उनको हम बोल रहे होंगे राष्ट्रवादी। ध्यान दीजिए, राष्ट्र, राष्ट्र समझ गए, राष्ट्र किसे कहते हैं, हमारे में हम की भावना होनी चाहिए। हम की भावना किस किस में, भूभाग, जनसंख्या, सरकार
और संप्रभुता। अब ये सारी चीजें यदि किसी में हम की भावना है तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी। और इस विचारधारा को ठीक है अपन क्या बोल रहे होंगे, राष्ट्रवाद। विश्वास या विचारधारा, ठीक है, समर्थन करता हो या इसमें कोई क्या करता हो, विश्वास रखता हो, क्या करता हो, विश्वास रखता हो, या इसकी जो ऐसी विचारधारा होगी, क्या विचारधारा होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहां पर, फ्रांस में। इसका मतलब फ्रांसीसी लोगों में कौन सी भावना आई होगी, हम की भावना, क्योंकि पहले निरंकुश शासन था तो निरंकुश शासन के प्रति उनकी हम की भावना नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक या जनतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जनतंत्र की। यहां पर क्या लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में, देखो यहां पर वापिस अपन किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी लोगों में, ठीक है, ठीक है, फ्रांसीसी ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में ठीक सामूहिक पहचान की भावना विकसित हो। भाई साहब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में ठीक है कौन सी भावना, सामूहिक पहचान की भावना, ठीक है, कैसे विकसित की गई, या सामूहिक पहचान की भावना के उदाहरण दीजिए। तो हम ध्यान दीजिए, हम सामूहिक पहचान की भावना का पहला उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला उदाहरण क्या है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन्होंने पितृभूमि और नागरिक, क्या पितृभूमि और नागरिक, एक बात बताओ, नागरिक का विचार कब आता है, कब आएगा, नागरिक का विचार कब आएगा, निरंकुश शासन में कभी नागरिक जैसी चीजों का विचार आ ही नहीं सकता। उस भूभाग के प्रति लोगों में कभी हम की भावना यानी कि प्रेम की भावना कभी हो ही नहीं सकती। अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया। और जैसे ही उन्होंने निरंकुश शासन को समाप्त किया तो उसके बाद में जो है ठीक है, अब उन्होंने पितृभूमि, जैसे हम बोलते हैं भारत माता, हम क्या बोलते हैं, भारत माता। तो भारत माता नाम लेते ही हमारे अंदर एक गर्व की भावना आती है, एक राष्ट्र की भावना आती है, एक हम की भावना आती है। किसके प्रति, इस भूभाग के प्रति, इस देश के प्रति हम की भावना आती है। तो उन्होंने क्या, सामूहिक पहचान आती है, हम की भावना, सामूहिकता, हम जुड़ जाते हैं उससे, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति दक्षिण भारत में, यानी कि एक व्यक्ति तमिलनाडु में बैठा है और दूसरा व्यक्ति कहां बैठा है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा व्यक्ति कहां पर है, उत्तर प्रदेश का है। तो दोनों में कहीं बैठे हुए ये, और दोनों में कहता है भारत माता, क्या, भारत माता। तो दोनों में अपनापन का भाव होगा, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होगी कि नहीं होगी, जी हाँ, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होगी। तो ध्यान देना, इन्होंने सामूहिक पहचान की, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करने के लिए पितृभूमि, क्या, पितृभूमि और नागरिक, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। किस पर बल दिया, संयुक्त समुदाय के विचार पर क्या दिया, बल दिया। और फ्रांसीसी झंडा किसको चुना गया, तिरंगा को। फ्रांसीसी झंडा किसको चुना गया, तिरंगा को क्या चुना गया, फ्रांसीसी झंडा चुना गया। तो 2 पॉइंट याद रखना, पहली, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया और सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करने के लिए दूसरा पॉइंट याद रखना, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ठीक है तिरंगा झंडा, ठीक है, उसको अपनाया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सीधी सी बात है, निरंकुश शासन से हम जनतंत्र की तरफ आएंगे तो संवैधानिक बदलाव होंगे, राजनीतिक बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एस्टेट जनरल, क्या, एस्टेट जनरल का चुनाव, ठीक है, सक्रिय नागरिकों के द्वारा, किसके द्वारा, सक्रिय नागरिकों के द्वारा। सक्रिय नागरिक जो जिनको मताधिकार मिला हुआ था, जिनको क्या मिला हुआ था, मताधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ था, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, सक्रिय नागरिक बोल रहे हैं। ध्यान देना, एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया, ठीक है। और इसका नाम परिवर्तित करके, क्या, इसका नाम परिवर्तित करके, ठीक है, नाम क्या करके, परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। तो यहां से याद रखना, ठीक है, कि एस्टेट जनरल का नाम परिवर्तित करके फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, नेशनल असेंबली। अब आप ये क्वेश्चन पूछिए कि सर नेशनल असेंबली में कौन सी सामूहिक पहचान की भावना विकसित हुई। तो एस्टेट तो वर्गों को, जैसे फ्रांस में क्या था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट, समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। तो एस्टेट जनरल तो किसी वर्ग से संबंधित है, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल। नेशनल का मतलब समझ रहे हो, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रसभा की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे राष्ट्र की, किसकी, पूरे राष्ट्र की। तो सीधी सी बात है, पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो सामूहिकता का भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शपथों व शहीदों का गुणगान किया गया। देखो शपथ और शहीदों का गुणगान करेंगे तो शहीदों के प्रति हमारी हमारी भावनाएं होगी, उनके प्रति हमारा एक अलग सा लगाव रहता है, तो हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाते हैं। आगे ध्यान देना,
केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। किसको भाई साहब? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अब ध्यान देना, इसमें सामूहिकता के भाव कैसे पैदा हो गए? मान लो ये पब्लिक है, ये क्या है? पब्लिक है, और पब्लिक के ऊपर पहले शासन कर रही थी अलग अलग व्यवस्थाएं। पहले शासन कर रही थी क्या? अलग अलग व्यवस्थाएं शासन कर रही थी। मान लो ए व्यक्ति शासन कर रहा है, बी व्यक्ति शासन कर रहा है, सी व्यक्ति शासन कर रहा है, यानी कि अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके ऊपर क्या कर रही है? शासन कर रही थी। तो लोग भी आपस में बटे हुए थे, लोग भी आपस में क्या थे? बटे हुए थे। ठीक है, ये एक केस हो सकता है, इसमें लोग आपस में बटे हुए होंगे, यानी कि कभी राष्ट्रवाद की इनमें या कभी राष्ट्र की इनमें भावना विकसित नहीं होगी। उसके बाद में मान लो दूसरी कंडीशन की अपन बात करते हैं, ये पब्लिक है और पब्लिक के ऊपर केवल एक ही व्यवस्था, जिसको अपन बोल रहे होंगे केंद्रीय, क्या बोल रहे होंगे? केंद्रीय, इसके ऊपर सिर्फ एक ही व्यवस्था शासन करेगी। क्या करेगी? एक ही व्यवस्था यदि शासन करेगी तो ये लोग आपस में बटे हुए नहीं हो सकते, इनमें सामूहिकता की भावना विकसित होगी। क्यों विकसित होगी? क्योंकि उनके ऊपर शासन करने वाला एक ही समूह है। क्या थे? एक ही समूह। तो लोग आपस में जुड़ेंगे, सामूहिकता की भावना पैदा होगी, या वो अलग अलग फील करेंगे, वो क्या कर रहे होंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, क्या? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या बनाए? समान कानून। सभी के लिए क्या बनाए? समान कानून। क्यों समान कानून क्यों बनाए? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ाव कैसे महसूस कर पाएंगे? जब हमारे ऊपर, नागरिकों के ऊपर समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। उसके बाद में ध्यान देना, उन्होंने क्या किया? आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आंतरिक आंतरिक ध्यान देना, आयात निर्यात शुल्क दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक तो क्या होता है? बाह्य, और एक क्या होता है? ठीक है, आंतरिक। तो ध्यान दो, मान लो ये पूरा एक राज्य है। क्या है ये? एक राज्य है, और इस पूरे राज्य का नाम क्या है? फ्रांस। मान लो फ्रांस है। दो कंडीशन हो सकती, यहां पर फ्रांस अलग अलग राज्यों में बटा हुआ शुरू में था, शुरू में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अब जबकि भावनाएं जो है, संस्कृति एक है, फ्रांसीसी लोग सब एक है, परंतु इनके बीच में क्या है? सीमाएं हैं। इनके बीच में क्या है? सीमाएं हैं। ये मान लो बाउंड्रीज आ गई इनको, ये लो। अब यहां समझो, यहां से कोई व्यक्ति यहां पर क्या करता है? अपनी वस्तुएं भेजता है, यानी कि निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति समान है, दोनों व्यक्तियों की भाषा समान है, वेशभूषा समान है, खान पान समान है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों की संस्कृति समान है। दोनों की संस्कृति क्या है? समान है। और भाई साहब, वो यहां से यहां वस्तु लेकर जाता है और उससे जो है टैक्स ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? बीच में उसको रोका जाता है और यहाँ पर सीमा शुल्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सीमा शुल्क ले लिया जाएगा। तो ये वाला इनमें अपनापन नहीं रह जाएगा, इन दोनों में अपनापन नहीं रह जाएगा। अब एक सामान्य एग्जांपल की बात करते हैं अपन। मान लो राजस्थान से कोई वस्तु जाए मध्य प्रदेश, कहां पर जाए? मध्य प्रदेश। या मध्य प्रदेश से कोई वस्तु आए राजस्थान, यानी कि तो ये कौन सा व्यापार हो गया? आंतरिक आयात निर्यात। ये कौन सा व्यापार हो गया? आंतरिक आयात निर्यात हो गया। और बाह्य कौन से होगा? जब हम कोई वस्तु किसको भेजे? अमेरिका को भेजे, या अमेरिका जो है वो भारत को भेजे, तो ये कौन सा व्यापार हो गया? ये बाह्य व्यापार होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रेड हो गया ये। ठीक है, तो आंतरिक आयात निर्यात। अब एक बात बताओ, राजस्थान का कोई व्यक्ति जा रहा है मध्य प्रदेश, व्यापार कर रहा है, और यहाँ पर बीच में सीमा शुल्क ले लिया जाता है। बीच में उससे क्या ले लिया जाता है? यदि सीमा शुल्क ले लिया जाता है तो उसमें थोड़ा अपनेपन की भावना नहीं होगी। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? सामूहिकता की भावना विकसित करने के लिए इन्होंने जो है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ये जो बीच में सीमाएं थी, अब लोग बिना रोक टोक के लोग बिना रोक टोक के क्या कर पाएंगे? ट्रेड कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, इनका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों में अपनापन की भावना बढ़ रही होगी। उसके बाद में मापतोल की एक समान व्यवस्था। मापतोल की कोई कैसी व्यवस्था? एकदम ध्यान देना, पहले फ्रांस में जब निरंकुश शासन था तो वहां पर मापतोल की क्या थी? अलग अलग प्रणालियां थी। तो मापतोल की अलग अलग प्रणाली होगी तो व्यापार में बाधा, हमेशा व्यापार में अवरोधक का काम करेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक समान व्यवस्था। ठीक है, मापतोल की क्या? एक समान व्यवस्था बना ली। अब एक समान व्यवस्था बना लेंगे, ठीक है, तो उनमें वापस में कौन सी भावना आएगी?
कैसी भावना आएगी उनमें, ठीक है, उनमें आएगी अपनेपन की भावना, आएगी सामूहिकता की भावना। उसके बाद में देखो क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। हतोत्साहित का मतलब है क्षेत्रीय भाषाओं कम प्रभाव, उसको कमजोर करना, क्या कमजोर करना। और पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी आप जानते हो ना पेरिस, क्या पेरिस, ठीक है, तो पेरिस में फ्रेंच, कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, जैसी बोली को राष्ट्र की साझा भाषा। मेरे प्यारे बच्चों कोहिनूर यहां ध्यान देना, राष्ट्र की साझा भाषा, राष्ट्र की कौन सी भाषा, साझा भाषा। एक बात बताओ, यहां पर ये दो अलग अलग राज्य है, दो क्या है, अलग अलग राज्य है। एक राज्य ये है और एक राज्य ये है, ठीक है, ये दो राज्य है। इस राज्य का नाम है ए और इसका नाम क्या है, बी। यहां पर इस क्षेत्र में अलग भाषा बोली जा रही है, इस क्षेत्र में क्या अलग भाषा बोली जा रही है, ये लो, इस क्षेत्र में अलग भाषा बोली जा रही है, इस क्षेत्र में अलग भाषा बोली जा रही है, और इस क्षेत्र में अलग भाषा बोली जा रही है। यहां पर भी ऐसा ही था पहले, मान लो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, ये जनता अलग अलग भाषा बोल रही है, परंतु क्या होता है, वहां की सरकार ये काम करती है कि क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित कर दिया गया और यहाँ की एक कॉमन भाषा हो जाए, यहाँ की एक भाषा हो जाए, क्या एक भाषा हो जाए। अब ये वाले लोग भी ये वाली भाषा बोलने लग जाए, ये वाले भी ये वाली भाषा बोलने लग जाए, सारे के सारे लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं बोलकर, ठीक है, ये एक भाषा बोलने लग जाए, तो आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे भाई साहब, जुड़ेंगे, क्योंकि उनमें क्षेत्रीय एक, इनमें जो है राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित होगा। ये किसके प्रति अपना लगाव महसूस करेंगे, ये जो है भाषा के प्रति लगाव महसूस करेंगे, परंतु ये कभी लगाव महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियां हैं। कौन सी बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक भावना को विकसित करने के लिए नेक्स्ट क्या काम किया, इन्होंने क्षेत्रीय बोलियों को, किसको, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया, क्या किया, हतोत्साहित किया। और राष्ट्र को एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, उसको राष्ट्र की साझा भाषा विकसित कर लिया गया। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र की साझा भाषा, यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्र की साझा भाषा कौन सी भाषा को बनाया, तो याद रखना कौन सी भाषा को बनाया था, फ्रेंच भाषा को, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा और लक्ष्य। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों को, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी क्या लगता है, सिर्फ फ्रांस तक अपनी विचारधारा को सीमित रखेंगे क्या, नहीं जी, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम पूरे यूरोप को, यानी कि संपूर्ण यूरोप को निरंकुश शासकों से क्या करवाएंगे, मुक्त कराएंगे। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा या लक्ष्य। तो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से, किससे भाई साहब, निरंकुश शासकों से क्या करना, मुक्त करना, ठीक है, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या करना, मुक्त करना। यह फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की पहली घोषणा या पहला लक्ष्य था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को जो है राष्ट्रों में घटित, किस में घटित करना, राष्ट्रों में घटित। निरंकुश शासन के समय राष्ट्र कैसे बन सकता है भाई, राज्य बोल सकते हो आप, क्योंकि लोगों में हम की भावना नहीं होती, किसके प्रति नहीं होती, भूभाग के प्रति नहीं होती, सरकार के प्रति नहीं होती हम की भावना। तो इन्होंने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या लक्ष्य बनाया अपना, इन्होंने कहा कि फ्रांस को यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में घटित, किसमें, राष्ट्रों में घटित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद में आता है जैकोबिन क्लब। भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब। कोहिनूर फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में निरंकुश शासन समाप्त हुआ, राजा का शासन खत्म हुआ, और निरंकुश शासन समाप्त होते ही वहां पर जनतंत्र की स्थापना हुई। और जनतंत्र के समय वहां का शासक कौन था, जैकोबिन। शासक कौन था, जैकोबिन। तो अभी ध्यान देना, क्रांतिकारियों ने शासक किसको बनाया, जैकोबिन को। क्रांतिकारियों ने शासक किसको बनाया, क्रांतिकारियों ने शासक किसको बनाया भाई साहब, शासक किसको बनाया, जैकोबिन को बनाया। अब जैकोबिन को बनाया तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, तो जैकोबिन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद का विस्तार। जैकोबिन क्या करेगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, किसको बढ़ावा देगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा। तो जैकोबिन क्लब क्या होता है, क्लब का मतलब समझना, क्लब का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप, अलग अलग शहरों में क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप, जिनकी विचारधारा क्या होगी, समान विचारधारा के लोग होंगे। कैसे होंगे वो, समान विचारधारा के लोग। मान लो एक पूरा राज्य है, ये एक बड़ा राज्य है,
बड़े राज्य के अलग अलग प्रांतों में जो है क्या, अलग अलग प्रांतों में छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे। ये छोटे छोटे ग्रुप, अब ये छोटे छोटे समूह बन जाएंगे, तो इनकी विचारधारा क्या रहेगी, समान विचारधारा रहेगी भाई साहब। इनकी विचारधारा क्या रहेगी, समान विचारधारा रहेगी। ठीक है, तो जेकोबिन क्लब भी ऐसे है। अब नाम से देखो आप, जेकोबिन क्लब, जेकोबिन की विचारधारा कौन सी, राष्ट्रवाद। यानी कि जेकोबिन क्या चाहता था कि फ्रांसीसी क्रांति के विचार, और फ्रांसीसी क्रांति का विचार क्या, राष्ट्रवाद। क्या, राष्ट्रवाद या लोकतंत्र की स्थापना या निरंकुश शासन को क्या करना, समाप्त करना। तो यहां पर ध्यान देना, तो जेकोबिन क्लब का क्या लक्ष्य होगा, राष्ट्रवाद, या ये फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, फैलाएंगे पूरे यूरोप में। तो यहां पर देखो जेकोबिन फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। एक बात बताओ, फ्रांसीसी क्रांति एक बड़ी क्रांति हुई, निरंकुश शासन समाप्त होगा, जबकि इस समय तक यूरोप के अन्य राज्यों में या यूरोप के अन्य देशों में अभी भी कौन सा शासन चल रहा था, निरंकुश शासन। अभी भी कौन शासन चल रहा था, निरंकुश शासन चल रहा था। तो फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं की खबर कहां पहुंची, यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। ठीक है, तो छात्र और मध्यम वर्गों ने, ठीक है, किन्होंने, छात्रों ने और मध्यम वर्गों ने, मध्यम वर्गों के सदस्यों ने, ठीक है, जेकोबिन क्लबों की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लबों की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेकोबिन क्लब क्या है, तो याद रखना फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को, किसको, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, या फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों के सदस्यों ने किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लबों की स्थापना की। अब यहाँ पर शिक्षित मध्यम वर्ग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हमेशा क्रांति कौन करेगा, एक होता है निम्न वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, और एक कौन सा है, उच्च वर्ग। भाई किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, वहां पर समाज के तीन वर्ग मिलेंगे, या तो निम्न वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो निम्न वर्ग मिलेगा, या फिर कौन सा वर्ग मिलेगा, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग। तो भाई साहब उच्च वर्ग क्रांति क्यों करेगा, क्रांति मतलब बदलाव। एक बात बताओ, यदि निरंकुश शासन से लोकतंत्र की स्थापना हो रही है तो नुकसान किसको होगा, कुलीन वर्गों को, यानी कि उच्च वर्गों को। किसको नुकसान होगा, उच्च वर्गों को। ठीक है, निम्न वर्ग अभी वो जागरूक नहीं है, अभी वो शिक्षित नहीं है, अभी वो क्रांति जैसी चीजों से अवगत नहीं है, अभी वो भुखमरी का शिकार है, अभी उसे खाना चाहिए, क्या चाहिए उसे, अभी खाना चाहिए। जबकि मध्यम वर्ग के सपने होते हैं अपने। तो मध्यम वर्ग हमेशा क्या, मध्यम वर्ग का युवा या मध्यम वर्ग ही हमेशा क्या कोशिश करेगा, क्रांति करने की कोशिश करेगा। कौन सा वर्ग करेगा, क्रांति करने की हमेशा जो कोशिश करेगा। क्यों, मध्यम वर्ग के सपने देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं हो फिर भी वो अपने ड्रीम जो है, वो ड्रीम क्या रखेगा, उच्च वर्गों जैसा। उसका सपना कैसा होगा, उच्च वर्ग जैसा हो सपना होगा, क्योंकि अभी अभी वो बेचारा किससे निकल कर गया है, निम्न वर्ग से निकल कर गया है। ठीक है, तो उसके बड़े सपने होंगे, उसके क्या होंगे, बड़े सपने। और भाई साहब बड़े सपनों के लिए क्या चाहिए, किसी सोसाइटी में बदलाव चाहिए। क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। तो यहां पर क्रांति हमेशा कौन करेगा, मध्यम वर्ग। इस पूरे चैप्टर में या पूरी एसएसटी में याद रखना कि क्रांति हमेशा कौन करेगा, मध्यम वर्ग। तो राष्ट्रवाद की बात कौन करेगा, मध्यम वर्ग करेगा। तो राष्ट्रवाद स्वतंत्रता की बात कौन करेगा, मध्यम वर्ग। तो जनतंत्र की बात कौन करेगा, मध्यम वर्ग कर रहा होगा। यहां पर ध्यान देना, छात्र व शिक्षित मध्यम वर्गों के सदस्यों ने किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लबों की। किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लबों की। अब भाई साहब ध्यान दो, अब जेकोबिन क्लब, अब मेरी बात ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये जेकोबिन क्लब स्थापित हो गए, और मान लो यहां पर फ्रांस है, यहां पर क्या है, फ्रांस, ये एरिया फ्रांस का है। अब फ्रांसीसी सेना का ये उद्देश्य था, अभी अभी हमने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा में बात कर लिया था कि वो ये चाहते थे कि यूरोप को राष्ट्र राज्यों के रूप में, यानी कि रूप राष्ट्रवाद का प्रसार करके वहां पर भी क्रांति करे। तो जब जब जेकोबिन की या फ्रांसीसी सेनाएं मान लो इस देश में एंटर कर गई, इस देश में पहुंच गई, तो इस देश में पहुंचेगी तो ये कौन था, जेकोबिन क्लब। ये क्या था, जेकोबिन क्लब। अब इसको तो पसंद आएगी फ्रांस की सेना पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी, क्योंकि फ्रांस की सेना क्या कर रही है, फ्रांसीसी क्रांति का, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रही है। तो फिर मान लो ये जेकोबिन क्लब उसकी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे भाई साहब। अब मान लो फ्रांस सेना यहां आएगी तो ये मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि समान विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसे कर करके पूरे यूरोप में जो है राष्ट्र राज्य गठित करने में मदद करेगा कौन, जेकोबिन क्लब। कौन,
जेकोबिन क्लब। तो ध्यान देना, आगे ध्यान दो क्या लिखा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों के लोगों ने किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लब की। ठीक है, और इसकी गतिविधियां यानी कि जेकोबिन क्लब की गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए, किसके लिए, फ्रेंच सेनाओं के लिए क्या तैयार किया, रास्ता तैयार किया। इसका मतलब यह है कि फ्रेंच सेनाएं जो है यूरोप के अन्य भागों में, यूरोप के अन्य राज्यों में पहुंच पाई, किसकी मदद से, जेकोबिन क्लब की मदद से। फलत है, ध्यान देना, जेकोबिन क्लब को हल्के में मत ले लेना भाई साहब। ठीक है, जेकोबिन क्लब की मदद से देखो क्या हो रहा है 1790 के दशक में, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1790 के दशक। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह नहीं आ रहा है कि 1790 का दशक क्या है, तो जब अपन किसकी बात करेंगे 1700, ठीक है 1791 की बात कर रहे होंगे, ऐसे लेकर जब 1799 तक की बात कर रहे होंगे, तो ये किसका दशक हो गया, ये डिकेड हो गया पूरा एक। ठीक है, इसको बोलेंगे 1790 का दशक। 1790 के दशक में सेना निम्न राज्यों में घुसी। कौन कौन से राज्यों में घुस गई सेना, यानी कि फ्रांसीसी सेना। कौन सेना, फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कहां घुस गई, हॉलैंड में। कहां पर, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। याद रखना किसकी मदद से, जेकोबिन क्लब की मदद से। किसकी मदद से, जेकोबिन क्लब की मदद से 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में प्रवेश करेगी। अतः फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को, फ्रांसीसी सेनाएं क्या, फ्रांसीसी सेनाएं कौन से विचार को, राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में, कहां पर, विदेशों में, यानी कि यूरोप के अन्य देशों में भी फैलाने लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आता है जेकोबिन क्लब क्या है, क्वेश्चन आता है जेकोबिन क्लब क्या है, तो बहुत इजीली इसका आप इसका आंसर लिख सकते हो। आपको शुरू करना है कि फ्रांसीसी क्रांति की, जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789, ब्रैकेट में जरूर लिखना 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को यूरोप के अन्य भागों में फैलाने के लिए, यूरोप के अन्य भागों में फैलाने के लिए छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों ने किसकी स्थापना की, यूरोप के अलग अलग देशों में किसकी स्थापना की, जेकोबिन क्लबों की स्थापना की। ठीक है, और जेकोबिन क्लब की गतिविधियां या इसके अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं यानी कि फ्रांस की जो सेनाएं थी उनको मदद किया। किस लिए मदद, फ्रांस किस लिए मदद किया कि वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, इटली यहां पर निरंकुश शासन को समाप्त करके किसकी स्थापना कर सके, राष्ट्रवाद की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन की नागरिक संहिता। ठीक है, नेपोलियन की नागरिक संहिता, जिसको अपन नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं, ये कब की है, 1804। डेट याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति 1789, उसके बाद फ्रांस में जेकोबिन का शासन आया, जेकोबिन के बाद में वहां पर आया नेपोलियन। कौन आया, नेपोलियन। अब नेपोलियन के बारे में बता देता हूं, नेपोलियन एक सेनापति था। क्या था, सेनापति। अब चूंकि सेनापति बोल रहे हैं तो सेनापति होगा या इसका संबंध सेना से होगा, तो थोड़ा बहुत क्या होगा ये, ठीक है, शक्तिशाली, थोड़ा निरंकुश होगा। क्या होगा, थोड़ा निरंकुश होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फ्रांसीसी क्रांतिकारी है ये तो, या फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ये निरंकुश कैसे हो सकता है। जी हां, नेपोलियन निरंकुश था। नेपोलियन राजतंत्र का समर्थन करता था, परंतु ये याद रखना, उसने फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने में मदद किया। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, यानी कि नेपोलियन ने भी क्या किया, नेपोलियन भले ही निरंकुश शासक हो, भले ही उसने जो है फ्रांस को लोकतंत्र से या जनतंत्र से राजतंत्र की तरफ लेकर गया हो, परंतु फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के विचारों को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो अपन अब बात कर रहे होंगे नेपोलियन की नागरिक संहिता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेपोलियन की नागरिक संहिता क्या है, ब्रैकेट में ये डेट याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन 1804 यहां से पूछा जा सकता है। नेपोलियन के नियंत्रण में यूरोप का जो भी क्षेत्र है वहां सुधारों की शुरुआत किया। हालांकि नेपोलियन ने, ये इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर, किसको वापस ला दिया था, राजतंत्र को वापस लाकर लोकतंत्र को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। जी हां, नेपोलियन ने क्या किया, पहले जेकोबिन शासन के समय क्या था वहां, लोकतंत्र, जनतंत्र था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, राजतंत्र से किधर शिफ्ट हो गया ये, ठीक है, लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ शिफ्ट हो गया। नेपोलियन ने, यहां से इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है, ये कीवर्ड्स है, नेपोलियन ने कौन क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। देखो भाई साहब, भले ही राजतंत्र का समर्थक हो, परंतु इसने फ्रांसीसी
क्रांतिकारियों के सिद्धांतों का समावेश किया। यानी कि इन्होंने भी किसकी बात किया? राष्ट्रवाद की बात किया। किसकी बात किया? राष्ट्रवाद की। और न्यो फ्रांस का जो प्रशासनिक क्षेत्र था, उस प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारियों के सिद्धांतों को लागू कर दिया, ताकि पूरी व्यवस्था को क्या बना सके, ताकि पूरी यूरोप की पूरी व्यवस्था को क्या बनाया जा सके, पूरी व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? तर्क संगत और कुशल बनाया जा सके। इसे ही क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता। इसे ही क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता। अब नेपोलियन ने फ्रांस में कौन कौन से सुधार किया? ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे होंगे, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। देखो फ्रांस में मैं बता चुका हूं, फ्रांस की सोसाइटी यानी कि वहां का समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, प्रथम एस्टेट में आप ले सकते हो धार्मिक लोग। कौन थे? धार्मिक लोग, पादरी वगैरह थे। और दूसरे वर्ग में कौन थी? वहां की राजा, राजा वगैरह। तो ये अलग अलग भागों में फ्रांस बटा हुआ था। जब ये फ्रांस अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तो समस्या यहाँ पर क्या होती है? ठीक है, पहले दो वर्ग यानी कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के पास में विशेषाधिकार थे। क्या थे? विशेषाधिकार थे। द्वितीय एस्टेट या प्रथम एस्टेट के लोग ये तृतीय एस्टेट के लोगों से टैक्स, कर वसूल कर सकते थे और भी, परंतु इनको कर देना नहीं होता था। जबकि पूरी सोसाइटी में सिर्फ टैक्स कौन देता था? तृतीय एस्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे, टैक्स देते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। तो अब नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन आया। तो नेपोलियन जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को बनाए रखेगा या समाप्त करेगा? क्योंकि नेपोलियन जरूर निरंकुश हो, परंतु परंतु हमने क्या बोला कि उसने फ्रांसीसी, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के सिद्धांतों का समावेश किया। हमने ये कहा। तो इसका बेसिकली मतलब ये निकल रहा है कि वो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को क्या करेगा? समाप्त करेगा। और कानून के समक्ष समता, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि नेपोलियन ने यहां पर कानून के समक्ष समता, यानी कानून के लिए सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। कानून के लिए सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। और उसने संपत्ति के अधिकार, लोगों को क्या दिया? संपत्ति का अधिकार दिया। और नेपोलियन संहिता को अन्य यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी क्या कर दिया? लागू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि डच गणतंत्र। कौन सा? डच गणतंत्र यानी कि हॉलैंड वाला क्षेत्र। इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने क्या किया? प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है। ध्यान देना, यूरोप में एक सिस्टम था, यूरोप में एक सिस्टम प्रचलित था। उसका मतलब ध्यान देना, मान लो ये पूरा भूभाग, ये पूरा भूभाग किसका है? राजा का। किसका भूभाग है? राजा का भूभाग है। ठीक है, राजा का नाम है ए। राजा का नाम क्या है? ए। अब यहां पर आप ध्यान देना, राजा का नाम ए है। और भाई साहब यहां पर जो है, राजा अकेला थोड़ी ना पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो राजा ने ये भूभाग, मान लो ये वाला भूभाग जो है, ये किसी एक व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, ये भूभाग एक जो है, ये भूभाग किसी अन्य को दे दिया। ठीक है, ऐसे करते करते वो पूरे भूभाग को क्या कर दिया? अलग अलग भागों में उनका क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। अब मान लो राजा ने ये भूभाग किसको दिया? राजा ने ये भूभाग किसी ए व्यक्ति को दिया। किसको दिया? राजा का नाम, राजा कौन था? ए। मान लो राजा ने कोई भूभाग किसको दिया? बी को दिया। किसको दिया? बी को दिया। तो अब ये लॉयल रहेगा, बी किसके प्रति लॉयल रहेगा? राजा के लिए, यानी कि वफादार। क्या रहेगा? वफादार रहेगा। और जब जब आवश्यकता, ध्यान देना, ये कौन हुआ? परंतु बी व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे? सामंत। क्या बोलेंगे? सामंत बोलेंगे। किसका सामंत हुआ भाई साहब? राजा का सामंत। किसका सामंत हुआ? राजा का। अब बी व्यक्ति के अंडर में प्रजा, ठीक है, किसान, कृषक काम करेंगे। कौन काम कर रहा होगा? कृषक काम करेंगे। तो इसे बोलते हैं सामंतवाद या सामंतवादी व्यवस्था। इसका मतलब राजा है, राजा ने अपना भूभाग अलग अलग लोगों को दे दिया, और अलग अलग लोगों, जिन लोगों को राजा ने अपना भूभाग दिया, ठीक है, उन लोगों को क्या कहेंगे? सामंत। क्या कहेंगे? सामंत। और इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? सामंतवाद। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? सामंतवाद। तो एक बात बताओ, जो निरंकुश शासक है नेपोलियन, अपने आप में बहुत शानदार और एक ताकतवर शासक है, तो वो सामंती व्यवस्था को क्या करेगा? खत्म करेगा। क्योंकि सामंती व्यवस्था जो है वो राजा की पावर को, राजा की शक्ति को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है? मध्यस्थ की, बिचौलिया की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो निरंकुश शासक यानी कि नेपोलियन ने क्या कर दिया? नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया भाई साहब? खत्म कर दिया। किसानों को भूदासत्व, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करवाया नेपोलियन ने। क्यों?
क्योंकि कानून के समक्ष समता, अभी हमने पहले पॉइंट बात कर चुके हैं कि नेपोलियन ने अपने सुधारों में क्या किया था, कानून के समक्ष समता। तो नेपोलियन ने प्रमुख सुधार किया, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से क्या दिया, मुक्त करवाया। उसके बाद में ध्यान रखना, कारीगरों के श्रेणी संघों का नियंत्रण। पहले श्रेणी संघों का मतलब होता है समूह है, क्या होता है, समूह है। जैसे मान लो कोई बुनकर, ठीक है, बुनाई का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, कपड़े बुनाई का काम कर रहे हैं, तो मान लो कपड़े बुनाई करने वालों का एक समूह होगा, तो उस समूह का नाम होगा संघ, क्या बोलेंगे, संघ। तो ये कपड़े बुनाई का काम करने वाले सभी कारीगरों पर ये क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, क्या करेगा, नियंत्रण। तो ध्यान देना, नेपोलियन ने क्या किया, श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया, किसके ऊपर से, कारीगरों के ऊपर से। नेक्स्ट, यातायात व संचार व्यवस्था में क्या किया, सुधार किया, यातायात व्यवस्था और संचार व्यवस्था, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात कर रहा था नेपोलियन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। तो नेपोलियन ने क्या किया, वहां पर यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया, क्यों, ताकि व्यापारिक अवरोध क्या हो सके, समाप्त हो सके। क्या समाप्त हो सके भाई साहब, व्यापारिक अवरोध क्या हो सके, समाप्त हो सके। तो व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, यातायात और संचार व्यवस्था में क्या किया, सुधार किया। एक समान मानक भार, देख लो वापस से आ गई, मापतोल प्रणाली कैसी होनी चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में मापतोल प्रणाली अलग अलग होनी चाहिए, क्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। असमान होगी तो मान लो 1 केजी आप कहीं से लेकर जाओ, जम्मू कश्मीर से आप 1 केजी जो है कहां लेकर जाओ, आप मान लो छत्तीसगढ़ झारखंड लेकर जाओ, और वहां जाते जाते, ठीक है, वो 1 केजी वहां का पैमाना यदि अलग होगा, और वहां यदि वो 600 ग्राम माना जाए, कितना माना जाए, 600 ग्राम माना जाए, या उसका आधा हो जाए उनके पैमाने के हिसाब से, उनकी मापतोल के हिसाब से, तो व्यापार में हमेशा अवरोध उत्पन्न होगा, व्यापार में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए एक समान मानक भार और एक राष्ट्रीय मुद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय मुद्रा में एक क्षेत्र से दूसरे स्तर वस्तुओं और पूंजी का आवागमन क्या हुआ, सरल हुआ। तो नेपोलियन ने नेक्स्ट क्या किया, एक समान मानक भार, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं और पूंजी का आवागमन क्या हो गया, सरल हो गया। आगे ध्यान देना, फ्रांस में जीते हुए ठीक है, जो क्षेत्र थे फ्रांस में जीते हुए क्या थे, क्षेत्रों में, ठीक है, फ्रांसीसी शासक के प्रति देखो प्रॉब्लम आती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि फ्रांसीसी सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी कि कुछ लोगों ने माना कि फ्रांसीसी सेना हमारी आजादी के लिए है, किसके लिए है, आजादी के लिए है, परंतु कुछ लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। तो यूरोप में फ्रांसीसी सेना जहां जहां पहुंची, तो कुछ लोगों ने तो कहा, क्या कहा कि नहीं यार, फ्रांसीसी सेना हमारी आजादी छीन रही है, हमारी क्या छीन रही है, आजादी। और कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, फ्रांसीसी सेना को आजादी का प्रतीक माना। तो ध्यान देना, लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, क्या, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। आरंभ में चाहे होलैंड की बात करें, होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा आदि शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं को, किसको, फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक मान लो आप, स्वतंत्रता का क्या मान लो, स्वतंत्रता का प्रतीक मान रहे थे। परंतु जब उनको यह लगने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था, नेपोलियन वाली की बात कर रहे हैं अपन, कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि नई प्रशासनिक व्यवस्था में करों में क्या कर दिया था, वृद्धि, करों में क्या कर दिया था, वृद्धि, सेंसरशिप को लागू कर दिया था, सेनाओं में लोगों की जबरन भर्ती की गई थी, ठीक है, आदि उनको नुकसान नजर आने लगा। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन बात कर रहे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कि अपन हिस्ट्री की पहला वाला जो पॉइंट था हम उसकी बात कर चुके हैं, वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, ठीक है, और उस क्लास में अपन कौन से टॉपिक की बात करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।